आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो वॉल स्ट्रीट के किसी टिपिकल ग्लैमर या फ्लैशी लाइफस्टाइल के बारे में नहीं है। सच कहूँ तो ये डेट और सिस्टेमिक रिस्क की एक बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है। 1980 का सिल्वर थर्सडे क्रैश, एक ऐसा वक्त जब सच में लगने लगा था कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा और इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला था। जे पॉल गेटी का एक काफी फेमस कोट है और इस पूरी सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी पर बैंक का $100 उधार है तो वो उस उधार लेने वाले की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी पर $100 मिलियन का उधार है तो वो बैंक की प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, जब बिलियनर्स पर इतना मैसिव डेट होता है तो उसके रिपल इफेक्ट्स सीधा आम इकोनॉमी तक आते हैं, उन बैंक्स तक आते हैं जिन पर एक आम इंसान अपना पैसा सेफ रखने के लिए भरोसा करता है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? सेक्शन 1, स्टैगफ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट फियर्स। इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लेट 1970s के दौर में चलना होगा। एक अजीब सी सिचुएशन थी, इकोनॉमी ऑलमोस्ट रुकी हुई थी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था। इकोनॉमिक्स में इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मतलब चीजें लगातार एक्सपेंसिव हो रही थी लेकिन वेजेस और सैलरीज वहीं अटके हुए थे। हर तरफ एक अलग ही एंग्जाइटी थी। एक तरफ आम मिडिल क्लास लोग इस इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियली परेशान थे और अपनी जमा पूंजी बचाने के नए तरीके ढूंढ रहे थे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलियनेयर्स जैसे कि हंट ब्रदर्स, उन्हें भी यही सेम टेंशन थी। उन्होंने अपनी मैसिव फॉर्च्यून्स को सेफ रखने के लिए सिल्वर यानी चांदी पर अपना बहुत बड़ा दांव लगाना शुरू किया, क्योंकि चांदी को हिस्टोरिकली इकोनॉमिक कोलैप्स के अगेंस्ट एक सेफ बेट, एक सेफ गार्ड माना जाता रहा है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ना इसका स्केल था। हंट ब्रदर्स ने इतनी ज्यादा फिजिकल सिल्वर खरीदी कि पूरे मार्केट में एक नेशन वाइड शॉर्टेज हो गई। हालात ये थी कि टिफनी जैसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स को न्यूज़पेपर में एड्स निकालकर ओपनली इनकी आलोचना करनी पड़ी। दाम का उछाल देखिए, सिल्वर सिर्फ $6 पर आउंस से शूट होकर ऑलमोस्ट $50 तक पहुंच गया। एक ही साल में इतना बड़ा जंप बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर्स एंड मार्जिन। ओके, तो अब देखते हैं कि जब उन्हें और फिजिकल चांदी खरीदनी थी और उनका कैश खत्म होने लगा तो उन्होंने रुकने के बजाय आगे क्या किया। इस पॉइंट पर हमें उन फाइनेंशियल मैकेनिक्स को ठीक से समझना होगा जिन्होंने इस पूरी कहानी को कम्प्लीटली बदल दिया। असल में उन्होंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा लिया। इसे एक एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आज ही थोड़ा एडवांस दे देता है ताकि फ्यूचर की किसी फिक्स्ड डेट पर आज का लॉक किया हुआ प्राइस पे करके वो किसी सामान की डिलीवरी ले सके। फ्यूचर्स ठीक ऐसे ही काम करते हैं। आज का प्राइस लॉक करो और डिलीवरी फ्यूचर में लो, बस इस उम्मीद के साथ कि तब तक मार्केट में दाम और बढ़ चुका होगा। इसकी मैथ बहुत ही सिंपल है पर उतनी ही ज्यादा रिस्की भी। अगर फ्यूचर में मार्केट ऊपर जाता है, मान लीजिए $40 तक, और परचेज प्राइस $20 पर लॉक था, तो क्लियर है $20 का सीधा प्रॉफिट है। लेकिन क्या हो अगर मार्केट क्रैश होके $10 पर आ जाए, तो फिर $10 का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और यहाँ बात एक या दो कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं हो रही है। हंट ब्रदर्स ऐसे मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे थे। एक माइनर सी गलत कैलकुलेशन और सीधा करोड़ों का नुकसान। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा डरावना सवाल उठता है। जब इतने मैसिव स्केल पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जा रहे हों और कैश कंप्लीटली खत्म हो जाए तो आखिर क्या होता है? बस यहीं से मार्जिन ट्रेडिंग की इस बेहद रिस्की दुनिया की शुरुआत होती है। इन दोनों का फर्क ध्यान से समझिए। अपना खुद का पैसा लगाने का सीधा सा मतलब है कि नुकसान सिर्फ उतना ही होगा जितना कैश एक्चुअल में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन मार्जिन पर बाई करने का मतलब है ब्रोकर से उधार लेना। जब प्रॉफिट होता है तो वो बहुत बड़ा लगता है, पर जब नुकसान होता है ना तो वो ओरिजिनल कैश से कई ज्यादा मैसिव हो सकता है। ये तरीका प्रॉफिट्स को ही नहीं बल्कि उन तबाही वाले लॉसेस को भी बहुत हेवीली एम्पलीफाई कर देता है। सेक्शन 3, रूल 7 एंड द क्रैश। यहाँ से इस चर्चा में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। मार्केट एक्सचेंज को रियलाइज हुआ कि सिचुएशन अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और किसी भी तरह इस मोनोपोली को रोकना ही होगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जनवरी 1980 की बात है। सिल्वर बिल्कुल अपने पीक पर था, ऑलमोस्ट $50 पर आउंस। फिर 7 जनवरी को कॉमिक्स ने अचानक सिल्वर रूल 7 इंट्रोड्यूस कर दिया। इस रूल ने मार्जिन पर फर्दर सिल्वर खरीदने पर एकदम सख्त रोक लगा दी। नतीजा ये निकला कि अगले ही कुछ दिनों में चांदी के दाम 50% से भी ज्यादा गिर गए और इसके बाद आया मार्च 1980 का वो भयानक सिल्वर थर्सडे क्रैश।
जब प्राइसेस इतनी बुरी तरह गिरे तो ब्रोकर्स ने तुरंत मार्जिन कॉल इश्यू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ब्रोकर्स अब इमीडिएट एडिशनल कोलैटरल पेमेंट मांग रहे थे ताकि अकाउंट को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। हंट ब्रदर्स के सामने अचानक से $100 मिलियन का मार्जिन कॉल आ खड़ा हुआ। उनके ऊपर अब $1.7 बिलियन के एक कैटास्ट्रोफिक लॉस का खतरा था। ये सच में प्योर और एक्सट्रीम पैनिक का मोमेंट था। सेक्शन 4 बेलआउट्स इन फाइनेंशियल शॉकवेव्स। आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्रैश सिर्फ 2-3 बिलियनियर्स के बैंकरप्ट होने का सवाल नहीं था। ये एक ऐसी डेंजरस वार्निंग थी जिसका असर पूरे के पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस थी कि हंट ब्रदर्स वो मैसिव मार्जिन कॉल पे ही नहीं कर पा रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि जिन बैंक्स ने उन्हें उधार दिया था, अब वो बैंक्स खुद एक इमिनेंट कोलैप्स फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल सीरियसली डर रहे थे कि कहीं पूरा वॉल स्ट्रीट मेल्टडाउन ना हो जाए। सबसे बड़ी टेंशन की बात ये थी कि इस एक डिफॉल्ट की वजह से आम मिडिल क्लास लोगों के बैंक्स, उनकी सेविंग्स और उनके इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली रिस्क में आ गए थे। आखिर में एक टोटल इकोनॉमिक डिजास्टर को रोकने के लिए वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में देखा जाता है। यूएस बैंक्स के एक पूरे कंसोर्टियम को बीच में आना पड़ा और उन्होंने हंट ब्रदर्स को $1.1 बिलियन का एक टू बिग टू फेल क्रेडिट बेलआउट लोन दिया। ये इसलिए नहीं था कि उन्हें बचाना था, बल्कि इसलिए ताकि सिस्टम बचा रहे और वो बैंक्स कोलैप्स ना हो जाए जिन पर आम लोगों की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी। इस सब का आफ्टरमैथ एक्चुअली बहुत ब्रूटल था। 1982 आते आते सिल्वर ने अपनी 90% वैल्यू कंप्लीटली खो दी थी। प्राइस ड्रॉप होके वापस बस $4.90 पर आउंस रह गया और बाद में उन ब्रदर्स को आखिरकार बैंकरप्सी भी फेस करनी ही पड़ी। जो दाम कभी आसमान छू रहे थे वो एकदम से जमीन पर आ गिरे। इस एक्सप्लेनर को हम इस आखिरी लेकिन एक बहुत ही डीप सवाल के साथ खत्म करेंगे। थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। क्या हंट ब्रदर्स सिर्फ ग्रीडी मैनिपुलेटर्स थे जो सिस्टम को अपने हिसाब से पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते थे, या फिर वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे जो एक मिड गेम में अचानक रूल्स चेंज होने की वजह से पूरी तरह क्रश कर दिए गए? ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट फेयरनेस और सिस्टेमिक रिस्क के बारे में हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।